हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एल्गोरिदम होमवर्क में दिया था और कहा था एनालिसिस हम करेंगे। तो आई होप आपने एल्गोरिदम लिखा होगा सिलेक्शन प्रोसीजर का। सो लेट मी शो यू। देखो, हिंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे ही दिया था, है ना। ये देखो, ये मैंने लगभग लिख ही दिया था वैसे तो क्या करें, यहीं से उठा के ले चलें या अलग से लिख लें? चलो अलग से लिख लेते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, से हम नाम रख देते हैं एस पी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर। A is the name of the array, P is the lower bound, Q is the upper bound and K स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे को निकालना है। तो K स्मॉलेस्ट, इसलिए हमने K भी पास किया इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्रॉब्लम स्मॉल है या बिग है। डिवाइड एंड कॉन्कर का ये रूल था। तो अगर प्रॉब्लम स्मॉल का मतलब क्या होगा, P इज इक्वल टू Q। तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे जी, A ऑफ P। काम खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम स्मॉल है तो ये करेंगे, एल्स मतलब प्रॉब्लम बिग है तो फिर हमने क्या करना है, मतलब पी और क्यू बराबर नहीं है, तो मतलब देयर आर एटलीस्ट टू एलिमेंट इन द लिस्ट। तो हमारे को क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, p इज इक्वल टू, या चलो m ले लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक वेरिएबल m। m इज इक्वल टू पार्टीशन। पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल करेंगे a, p और q। ठीक है, पार्टीशन एल्गोरिथम को 3 आर्गुमेंट होते थे, ये आपको याद होगा। अच्छा, पार्टीशन ने से m रिटर्न करा। अब आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि इफ m डबल इज इक्वल टू k, अगर m और k बराबर है देन यू विल रिटर्न ए ऑफ के या ए ऑफ एम, जो मर्जी बोल दो। ठीक है, वही हमारा वो हो जाएगा। जैसे आपको के स्मॉल, जैसे 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए था और एम की वैल्यू 7 ही आ गई, तो हम बोलेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो हम उसी एलिमेंट को रिटर्न करा देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अगर एम और के बराबर नहीं है तो मतलब एल सिर्फ हम देखेंगे क्या एम बड़ा है के से। अगर एम बड़ा होगा के से, मतलब जैसे सपोज कर लो आपको 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए था, बट यहाँ से जो रिटर्न हो गया है वो 10th स्मॉलेस्ट आया है ना। हमारे को 7 स्मॉलेस्ट चाहिए था बट आया 10th स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लेफ्ट वाली लिस्ट में जाएंगे। आई होप आपको याद आ रहा होगा, तो वही रिकर्शन से हम कॉल करेंगे। रिटर्न भी साथ साथ लिख देंगे, रिटर्न एस पी और ए, और लेफ्ट वाली लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पी m-1 एंड के। समझ रहे हो ना। अगर m बड़ा है के से, जो पार्टीशन रिटर्न करा वो 10 रिटर्न करा, मतलब यू हैव गॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड के की वैल्यू 7 है, बट वी वांट 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट। 10th स्मॉलेस्ट आया, हमारे को 7 चाहिए, तो 7th वाला कहाँ मिलेगा, पीछे लेफ्ट वाली लिस्ट में मिलेगा, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सारा पढ़ा था, तो बार बार बोलने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, एल्स में ये हो जाएगा, और फाइनली एल्स में हम क्या लिख देंगे, रिटर्न एस पी ए m+1 q एंड k। समझ गए ना, p से लेकर m-1 तक लेफ्ट लिस्ट और m+1 से q तक राइट लिस्ट। ये तो हमारे को वैसे ही पता है, क्विकसॉर्ट में भी हम करके आए थे। ठीक है, तो बस ये हो गया जी हमारा एल्गोरिथम रेडी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर पार्टीशन वगैरह कॉल हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक क्विकसॉर्ट। ठीक है, याद होगा मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। सो इट इज जस्ट लाइक योर क्विकसॉर्ट। और ये जो m के बराबर है, m बड़ा है k से, ये सब हमारा बाइनरी सर्च वाला है। तो क्विकसॉर्ट और बाइनरी सर्च का मिक्स है जी हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, आपको याद होगा। नोट डाउन करो शाबाश इसको। ठीक है जी, एल्गोरिथम हो गया। अब बस इसकी एनालिसिस करना है। तो पहले तो ना एक बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे को रिकरेंस रिलेशन बता सकते हो क्या होगी? ठीक है, तो इसकी रिकरेंस रिलेशन देखो कैसे बन के आएगी। हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेट टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड टू फाइंड द, जो भी हमारे को kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए था इन n एलिमेंट्स लिस्ट। ठीक है, टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड टू फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द n एलिमेंट लिस्ट। टी एन मीन्स n एलिमेंट की लिस्ट है। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ कांस्टेंट टाइम ही होगा इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट का लिस्ट है, तो उसमें तो बस कांस्टेंट टाइम है, सीधा बस रिटर्न कराए, काम खत्म। अच्छा, नहीं तो क्या करना है हमारे को, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हमारे को क्या लिखना होगा जी, एक तो थीटा एन टाइम हमारा पहले लग जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, सॉरी उसमें पार्टीशन में। पार्टीशन के बाद अब आपको लगेगा कि ये दो दो रिकर्सिव कॉल है, लेकिन नहीं बेटा, हर बारी या तो ये कॉल होगा या ये दोनों कभी कॉल नहीं हो सकते। प्लीज ध्यान से देख लो। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये कितने एलिमेंट की लिस्ट है ये बता सकते हैं मुझे, ये अपर बाउंड है लोअर बाउंड है, तो m-1 माइनस p+1, तो अल्टीमेटली m-p की लिस्ट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m-p। और ये कितने की हो जाएगी, q माइनस m-1। ये समझ रहे हो ना भाई, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। ये तो हम बहुत बार पहले भी करके आए हैं, इसमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या। m-1 माइनस p+1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा, m-p एलिमेंट की लिस्ट आ जाएगी ये। और इससे कितने एलिमेंट की लिस्ट आ जाएगी जी, q माइनस m+1 एंड देन +1।
तो ये कितना आ जाएगा जी, क्यू माइनस एम एलिमेंट की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन के आएगा जी, थीटा ऑफ एन टाइम तो हमारा खर्च हो ही रहा है, और उसके बाद फिर हम क्या कह देंगे, रफली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, टी ऑफ क्या कॉल होगा, या तो एम माइनस पी, या तो एम माइनस पी, और टी ऑफ क्यू माइनस एम। और मैंने लिखा, प्लस नहीं लिखा, क्योंकि प्लस लिख दूंगा तो फिर दोनों कॉल हो जाएंगे, दो तो हो नहीं सकते ना जी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये जनरलाइज रिकरेंस रिलेशन में लिख के दिखाई है फॉर दिस प्रोग्राम डायरेक्टली। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं, बट इतना वो सब खैर हम क्यों ही करें, हम बस आपको सीधा एनालिसिस में बेस्ट केस, फर्स्ट केस, एवरेज केस डायरेक्ट निकाल के दिखा देते हैं। डाउन कर लो इसको। ठीक है, और वैसे भी इसका क्या ही एग्जैक्ट सोल्यूशन निकलेगा, इसमें ज्यादा खैर हमारे को पूछने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, तो बस मेरे को रिकरेंस रिलेशन लिंक नहीं, वो मैंने लिख के दिखाई है। मोटी मोटी बात क्या है, और आएगा यहाँ पे बेटा, प्लस नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि आपने प्लस करके ये कर दिया तो दो फंक्शन कॉल हो जाएंगी। दो फंक्शन कॉल तो हो ही नहीं रही, एक ही फंक्शन कॉल होगी, या तो ये वाली या ये वाली, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, या तो ऊपर वाली नीचे वाली, दोनों में से एक फंक्शन कॉल होना है। ठीक है जी, चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो दिस इज द रिकरेंस रिलेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस में हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए जी, एनालिसिस में हमारे को चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता था, इनपुट प्लस एक्स्ट्रा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस किसका है जी, एक्स्ट्रा स्पेस है जी स्टैक का, है ना, क्योंकि रिकर्शन हमने यूज करी है, तो एक्स्ट्रा वाला स्टैक स्पेस आएगा। इनपुट तो हमारे पास एरे है ही, थीटा एन, एन एलिमेंट का एरे है ही है। अच्छा जी, तो वही बात है, ऑक्सिलरी स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस भी कई बार खाली पूछ लेते हैं, तो उसका मैं आंसर भी करूंगा स्टैक स्पेस में, बहुत ईजी है, आप खुद से कर जाओगे। अच्छा जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे को तीनों कैसे दिखाने हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस तो बेटा बहुत ही आसान है। क्या हुआ कि आपको फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था, और बाय चांस आपने पहली बारी रिकर्शन, मतलब पहली बारी पार्टीशन कॉल करा, पहली बार पार्टीशन कॉल करते ही आपके पास फिफ्थ एलिमेंट निकल आया। बात समझ रहे हो, मतलब फिफ्थ ही इसने रिटर्न कर दिया। मतलब आपने एक बारी पार्टीशन कॉल किया, जो भी एम की वैल्यू रिटर्न हुई वही एम इज इक्वल टू के बराबर निकल आया। ठीक है, तो वैसे पहली बारी आपने पार्टीशन कॉल किया तो 5 रिटर्न हुआ, और फिफ्थ स्मॉलेस्ट ही निकालना था आपको। या आपने पहली बार पार्टीशन को कॉल किया, 7 रिटर्न हुआ, तो आपको 7 स्मॉलेस्ट ही निकालना था। ये बढ़िया काम होता है, मतलब सिर्फ एक बार पार्टीशन कॉल हो, काम खत्म, दैट इज द बेस्ट केस, वन टाइम पार्टीशन कॉल। ठीक है, तो बेस्ट केस का मतलब क्या होगा, वन टाइम पार्टीशन कॉल। बेस्ट केस मतलब मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कब लगेगा, वन टाइम पार्टीशन कॉल, सिर्फ एक ही बार पार्टीशन कॉल लो। और ये पार्टीशन कॉल करने में कितना टाइम लगता है, थीटा एन, कितने कंपैरिजन होते थे, एन माइनस वन। तो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी जी, थीटा एन, सो सिंपल। ठीक है, अच्छा, और बेस्ट केस टाइप अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारी एसिम्प्टोटिकल नोटेशन में लिखा ना थीटा एन, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में थीटा एन और कब कब आ सकता है, सीधी सी बात अगर हम करें, वो बेस्ट केस ऑफ कोर्स नहीं होगा, बेस्ट केस तो सिर्फ यही है, क्योंकि मिनिमम टाइम कब लगता है, बेस्ट केस मींस मिनिमम टाइम, दैट इज द वन टाइम पार्टीशन कॉल, दैट्स इट, काम खत्म, दैट इज थीटा एन टाइम। ठीक है, वन टाइम पार्टीशन कॉल तो एन माइनस वन कंपेरिजन थीटा एन टाइम, दैट इज अवर आंसर। हाँ, थीटा एन टाइम और किस तरीके से आ सकता है भाई, आप ये सोच सकते हो कि कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम पार्टीशन कॉल हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, भाई कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम पार्टीशन कॉल हुआ बस। ठीक है, तो भी हमारे पास थीटा एन टाइम ही आएगा, बट ऑफ कोर्स वो बेस्ट केस नहीं होगा, बेस्ट केस तो सिर्फ यही है जी, वन टाइम पार्टीशन कॉल। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, बस सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स पार्टीशन कॉल्ड। ठीक है जी, अच्छा, अब आप जरा मुझे बताओ वर्स्ट केस क्या होगा। बेस्ट केस हो गया, वर्स्ट केस कब आएगा। वर्स्ट केस बेटा तब आएगा कि जब हम बार बार कॉल करते जा रहे हैं पार्टीशन को, और मजे की बात क्या है कि लिस्ट क्विक सो टाइप है ना, बिल्कुल वर्स्ट केस में टूट रही है। मतलब एक तरफ एन माइनस वन एलिमेंट, एक तरफ जीरो जीरो एलिमेंट, याद है ना। क्विक शॉट में क्या होता था, आपने पार्टीशन कॉल किया, तो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट निकल आया या लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट निकल आया। तो एक तरफ जीरो एलिमेंट की लिस्ट होती थी और एक तरफ एन माइनस वन एलिमेंट की लिस्ट होती थी। तो जिस तरफ जीरो एलिमेंट की लिस्ट होती थी वहां पे तो हम क्विक शॉट चला ही नहीं सकते थे ना, वो तो वैसे ही बकवास होता था। तो क्विक शॉट तो सिर्फ एक ही तरफ चलता था, और क्विक शॉट ने इंटरनली किसको कॉल करना है, पार्टीशन को कॉल करना है। तो बिल्कुल वही कहानी हमारे यहाँ पे होगी। ठीक है, एक्चुअली क्विकसॉर्ट में तो मल्टीपल टाइम्स पार्टीशन कॉल होते थे, जैसे दो लिस्ट बनी है तो दोनों में पार्टीशन कॉल होता था। लेकिन मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसीजर में या तो लेफ्ट वाले साइड या राइट वाले साइड। अब मजे की बात क्या है कि लेफ्ट वाले साइड में है ही जीरो एलिमेंट, एक है, एक भी नहीं है, तो फिर तो वही बात है, राइट वाली लिस्ट से ही हम कॉल करेंगे, मतलब जाना हमारे को राइट में पड़ रहा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स की लिस्ट है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब है ये बिल्कुल क्विक सॉर्ट टाइप ही है ना। देखो 10 एलिमेंट की लिस्ट है हमारे पास, और मैं कहता हूँ मेरे को ना से से 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, और क्या करते हैं, हमने जब पहली बार पार्टीशन को कॉल किया तो वन रिटर्न हुआ।
तो 1 रिटर्न होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे को राइट वाली लिस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में तो कोई बच्चा ही नहीं है ना, और 10 स्मॉलेस्ट चाहिए था, 10 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब हमारे को राइट वाली लिस्ट में जाना पड़ेगा। अब राइट वाली लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं जी? 9 एलिमेंट्स हैं। हमारे को 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए था। तो फिर क्या हुआ जी, जब हमने सेकंड टाइम पार्टीशन को कॉल किया ना, तो उसने 2 रिटर्न कर दिया, या चलो उसने फिर से 1 रिटर्न कर दिया, फिर से 1। ठीक है, बट हमारे को तो चाहिए था 10 स्मॉलेस्ट, तो ये तो 1 है, तो फिर तो नहीं बात बन रही एंड सो। तो मतलब बार बार जब जब हम पार्टीशन कॉल कर रहे हैं, सिर्फ एक ही लिस्ट आती है, और वो लिस्ट या तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट वाली या एक्सट्रीम राइट वाली, और हमारे को उसी में से ही उस बड़ी वाली लिस्ट में से ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, मतलब उसी लिस्ट में ही हमारे पास रखा हुआ एलिमेंट जो हमारे को नीडेड है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसकी वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी जी? हम बोलेंगे कि टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड, तो दैट विल बी थीटा एन। पार्टीशन कॉल किया, और पार्टीशन कॉल करने के बाद सिर्फ एन माइनस वन एलिमेंट की लिस्ट बची, तो मतलब इसको लिख देंगे टी ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, तो एन एलिमेंट की लिस्ट थी, एन एन टाइम खर्च किया हमने, पार्टीशन वाला खर्च किया, तो एन माइनस वन एलिमेंट की लिस्ट बच गई, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट गया, दैट वाज द पार्टीशन। ओके, जो कि एक एलिमेंट रिटर्न हुआ, मतलब जो भी पार्टीशन ने भेजा, एम की वैल्यू जो भेजी, वो या तो स्मॉलेस्ट निकला या वो लार्जेस्ट निकला, तो उस चक्कर में सिर्फ एक एलिमेंट घटा लिस्ट में से, बाकी सारे एन माइनस वन एच बच गए लिस्ट में। तो फिर उस पे हमारे को फिर से अब वही बात है, पार्टीशन कॉल करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो यही बार बार हम करते चले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्विक सॉर्ट टाइप है, आई थिंक आप देख पा रहे होगे, इसलिए मैंने आपको क्विक सॉर्ट से थोड़ी लिंकिंग कराने की कोशिश करी थी, क्योंकि भाई जीरो एलिमेंट की लिस्ट होती थी तो क्विक सॉर्ट हमारा कॉल ही नहीं होता था ना। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर और क्विक सॉर्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर अगर हमारे पास पार्टीशन ने रिटर्न करा एलिमेंट ये, तो लेफ्ट लिस्ट और राइट लिस्ट दो लिस्ट है, तो क्विक सॉर्ट में दोनों पे हमारे को पार्टीशन कॉल करना होता था। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कहता है, या तो लेफ्ट वाली लिस्ट में कॉल करूंगा या राइट वाली में कॉल करूंगा, दोनों में नहीं करूंगा, और वाली सेंस थी, और क्विक सॉर्ट में एंड वाली सेंस थी। ठीक है, बट अब मजे की बात क्या है, वर्स्ट केस में क्या सिनेरियो बन रहा है कि जब जब हम पार्टीशन को कॉल करते हैं, तो जो पाइवट एलिमेंट होता है, पाइवट एलिमेंट या तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टार्टिंग में आ जाता है या एक्सट्रीम एंड पे आ जाता है। ठीक है, तो मतलब जीरो एलिमेंट की लिस्ट बचती है, तो अगर एक्सट्रीम स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट वाले लिस्ट जीरो है, राइट वाली लिस्ट एन माइनस वन एलिमेंट की है। और अगर एक्सट्रीम राइट में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट है वो, तो हम क्या कहेंगे, राइट वाली लिस्ट जीरो है और लेफ्ट वाली लिस्ट में एन माइनस वन एलिमेंट्स है। तो मतलब जो भी बात है, पार्टीशन हमारे को n माइनस वन एलिमेंट की लिस्ट पे कॉल करना पड़ेगा। तो आफ्टर डूइंग n कंपैरिजंस, वी हैव टू अप्लाई पार्टीशन ऑन n माइनस वन एलिमेंट। सॉरी, आफ्टर डूइंग n माइनस वन कंपैरिजन, पार्टीशन n माइनस वन कंपैरिजन करा था ना, हाँ जी। तो या थोड़ा और बोलो, रफ बोलो, ज्यादा इतना मत फंसो, थीटा n। तो आफ्टर डूइंग थीटा n कंपैरिजंस, है ना, वी हैव टू अप्लाई पार्टीशन ऑन n माइनस वन एलिमेंट लिस्ट। ठीक है, ये प्रॉब्लम है जी, तो यही वर्स्ट केस हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, सो दिस इज योर वर्स्ट केस। तो ये बिल्कुल क्विक्सो टाइप है, तो इसका आंसर आपको पता ही जी, थीटा एन स्क्वायर आएगा, काम खत्म। बट ये ऑफ कोर्स बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर, है ना। क्यों रेयर होगा, मतलब वही बात है, एवरेज केस पे आ जाएंगे हम लोग, है ना, एवरेज केस पे आ जाएंगे। तो जैसे हमने क्विकसॉर्ट में कहा था भाई, लिस्ट जब जब भी हम पार्टीशन को कॉल करेंगे, तो पार्टीशन को कॉल करने के बाद जो पाइवट एलिमेंट होगा, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आएगा ना, तो लिस्ट बटेगी, है ना, एक थोड़ी सी एलिमेंट इस तरफ, थोड़े से एलिमेंट इस तरफ। तो किसी भी रेशियो में आप बांट सकते हो, 1:10, 1:100, जितना मर्जी रेशियो में बांट लो। हमारा वो एवरेज केस वही एन लॉग एन ही आ जाता था, याद है आपको, जिससे हम क्विक शॉर्ट में करते थे, तो यहाँ पे भी वही बात बोलेंगे। तो किसी भी रेशियो में आप बांट लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बेशक से आप हमेशा बड़ी वाली लिस्ट से एलिमेंट लाने की कोशिश करो, मेरे को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल उल्टा सोचने की कोशिश करो। सो टी ऑफ एन से हमने बोल दिया कि 1:7 में डिवाइड कर रखा है, 1:7 में, तो आप क्या कहोगे, टी ऑफ 6n/7 प्लस में थीटा ऑफ एन। सो सिंपल, एक ही कॉल होगा ना, दूसरा तो कॉल होगा नहीं, ये आपको पता ही है। 1/7 वाला मैं क्यों कॉल करूं, मैं तो 6n/7 वाला कॉल करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल उल्टा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरेज केस ये बात समझते हैं ना बेटा, जो बार बार चल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो चलता है वो एवरेज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर जो चलेगा। तो आप उसमें भी बिल्कुल उल्टा सोचने की कोशिश करो, है ना, कि हमेशा हमारे को बड़ी वाली में जाना पड़ता है। हो सकता है छोटी वाली में जाना पड़े, कभी बड़ी वाली में जाना पड़े, तो आप हमेशा बड़ी वाली कर लो, तो भी देखो जरा कितना टाइम निकल के आता है। ठीक है, टी ऑफ एन इज टी ऑफ 6n/7 प्लस में थीटा एन। ये एक्सट्रीम केस लेकर के बस एक बीच में से आपको एक एनालिसिस करा रहा हूं और कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये जगह आप इस रिकंसिलिएशन को जब आप सॉल्व करोगे, तो फाइनल आंसर थीटा ऑफ एन निकलेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग जीपी सीरीज बनेगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रही है ना, तो आप एक बार इसको करके देख लो, बैक सब्स्टिट्यूशन से करके देख लो, पता लग जाएगा। तो देख लो भाई, टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू टी ऑफ 6n/7 प्लस में एन ले लेते हैं, थीटा एन को मारो गोली, सिंपल एन ले लो, सर हमारे को सॉल्व करना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये इसको करोगे तो क्या बन के आएगा जी, टी ऑफ 6^n/7 प्लस में 6n/7 प्लस में n। समझ रहे हो ना, बस इसके वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दी,
फिर इसको आप आगे सॉल्व करोगे एंड ऑन, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा पता है, आप n कॉमन ले लोगे, 1+6/7 प्लस में 6² बाय 7² प्लस में 6³ बाय 7³ एंड ऑन। तो ये लेस देन 1 है ना, सीधी सी बात है, बस इतनी याद करो। ये सब बातें मैंने बता रखी हैं आपको। बैक सब्स्टिट्यूशन देखो हम किस तरीके से रिकंसिलिएशन सॉल्व करते थे, आपको याद आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमेशा डिक्रीज ही होता चला जाएगा, है ना। तो ये 1 है तो ये 1 से छोटा, ये और 1 से छोटा, ये और 1 से छोटा एंड ऑन। तो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही आ जाएगा ये। तो अल्टीमेटली आंसर कितना निकल के आएगा जी, थीटा ऑफ n। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं ये कहना चाहता हूँ बस आपको एक सिंपल, देखो एग्जैक्ट प्रूफ में तो हम जाएंगे नहीं, इतना हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, एवरेज केस मतलब जो ज्यादा से चलता है। तो ज्यादातर आप किसी भी रेशियो में डिवाइड कर लो, भाई किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करोगे ना लिस्ट को। तो जिस भी रेशियो में आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे, और उसमें आप बेशक से उल्टा केस लो, बड़े वाले से लाने की कोशिश करो, तो भी हम समझ पा रहे हैं कि थीटा एन ही आएगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स आप टी ऑफ n/7 लेना। अगर ये 6n/7 थी, 1:7 था, तो 6n/7 थी, तो फिर यहाँ पे अच्छा ये 1:6 होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, है ना। 1:6 रेशियो में अगर डिवाइड होगा तब आएगा, नहीं है 1/7 और 6n/7, सॉरी फॉर दैट। वो छोटा सा खैर कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप अपने आप इसको ठीक कर सकते हो। हाँ जी, तो 1/7 और 6n/7, तो मैंने बिल्कुल बड़े वाले से लेकर के हमेशा काम करने की कोशिश करी, तो भी हमारा थीटा एन आता है। और अगर आप छोटे वाले से लेकर के काम करने की कोशिश करोगे 1/7 लेकर के, तो भी थीटा एन आएगा। तो घुमा फिरा करके थीटा एन ही निकल के आएगा जी। ठीक है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर लो। तो वही बात है, एवरेज केस मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न किसी रेशियो में टूटेगा, जिस भी रेशियो में आप टूटोगे तोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा आंसर थीटा एन आएगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग जीपी सीरीज। इससे ज्यादा मैं और नहीं बोल सकता, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग जीपी सीरीज थीटा एन आएगा। तो मतलब मजे की बात क्या हुई, मजे की बात अब हमारे को क्या समझ में आ रही है, बेस्ट केस में कितना टाइम लगा है जी, थीटा एन। एवरेज केस में भी कितना लगा है जी, थीटा एन। और वर्स्ट केस में बस थीटा एन स्क्वायर लगा, और वर्स्ट केस बहुत ज्यादा रेयर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एवरेज केस बेस्ट केस टाइप आ रहा है ना। तो वर्स्ट केस बहुत रेयर होगा कब, ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस है कि रेशियो में टूटा ही नहीं, हमेशा कांस्टेंट एलिमेंट्स में टूट रहा है एंड सॉन, है ना। ये समझ रहे हो ना भाई, जैसे मैंने तो बिल्कुल एक्सट्रीम केस दिखाई दिया कि लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है एंड सॉन वर्स्ट केस के लिए। लेकिन आप सोच सकते हो कि कांस्टेंट एलिमेंट एक तरफ है और ज्यादा एलिमेंट एक तरफ है। जैसे आप रिकंसिलिएशन इस टाइप से भी सोच सकते थे, जैसे हम वहां बोलते थे, तो टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस सी प्लस में थीटा ऑफ एन, सम कांस्टेंट। ठीक है, कुछ कांस्टेंट एलिमेंट एक तरफ रह जाते हैं और कुछ मतलब ज्यादा एलिमेंट दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर वही बात है, एन स्क्वायर टाइप आएगा। बट ऑफ कोर्स वर्स्ट केस में तो ये है कि बिल्कुल वर्स्ट है ना, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस में थीटा ऑफ एन, और ये टी ऑफ एन माइनस सी प्लस थीटा ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, खैर आप समझ पा रहे हो, तो ये भी वर्स्ट केस टाइप है। बट इन सब के चांसेस बहुत कम है, चांसेस ज्यादातर ये है कि कुछ रेशियो में टूटेगा एंड ऑन। तो उस चक्कर में हमने अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा जी, अब बात उठती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इनपुट तो हमेशा आपको पता ही जी थीटा एन है ही है। एक्स्ट्रा स्पेस कितना लगेगा जी, अगर बेस्ट केस में आप चल रहे हो सिर्फ एक ही बारी आपने कॉल किया है, नो डाउट रिकर्सिव प्रोग्राम है, बट सिर्फ एक ही बारी रिकर्शन कॉल हुआ और आपका काम खत्म हो गया, एक ही बारी पार्टीशन ने वैल्यू रिटर्न कराई, वही मैच होगी, काम खत्म। तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे थीटा वन इज द एक्स्ट्रा स्पेस। थीटा एन इनपुट तो थीटा एन है ही है ना, क्योंकि एन एलिमेंट्स कह रहे हैं, तो इनपुट तो हमेशा ही चलेगा। ठीक है, तो चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, थीटा एन तो हमेशा ही है इनपुट। एक्स्ट्रा की बात थी बस, एवरेज केस में कितना आएगा, ऑफ कोर्स थीटा लॉग एन। ठीक है, तो ये रिकरेंस रिलेशन से भी आपको देखना आता है बेटा, है ना। बार बार हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर आप ट्री बनाओगे तो बार बार आप 7/6 से डिवाइड कर रहे हो, एन को बार बार 7/6 से डिवाइड कर रहे हो, तो लॉग बेस 7/6 एन आ जाएगा। ये सब बातें हमने क्विक शॉट में कर रखी है, अगर आपको याद नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, मैं यहाँ पे बार बार टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है, और अगर जैसे चलो देखो, अगर ये होता तो अगर हाफ में टूट रहा होता, टी ऑफ एन दैट इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस में थीटा ऑफ एन, यहाँ पे स्टैक स्पेस कितना आएगा, लॉग बेस 2n, है ना। रफली थीटा लगा दिया करो बस, थीटा। और थीटा लगाते ही एक बढ़िया काम हो जाता है, अब बेस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो हम क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो लॉग एन बोल के भागा करो बस। ठीक है, तो ये सब आपको आता है, आप ट्री बना करके भी देख सकते हो, है ना। जैसे बार 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 बाई टू होता जाएगा ना, टी एन है, फिर टी ऑफ एन बाई टू आएगा, फिर टी ऑफ एन बाई टू स्क्वेयर आएगा, एंड सो बार बार बाई टू हो रहा है। तो लेवल्स देख लो, वही हमारा स्टैक स्पेस हुआ करता था, तो लॉग एन आएगा। नाना करते करते मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया, आपको याद आ गया होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने बोल दिया। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे को क्या समझना है, थीटा वन टाइम फॉर द बेस्ट केस, एवरेज केस में वही सॉरी थीटा वन एक्स्ट्रा स्पेस बेस्ट केस में, क्योंकि सिर्फ एक ही बारी कॉल हुआ। एवरेज केस में थीटा लॉग एन आया। लॉग एन क्यों आया है आप समझ पा रहे होगे भाई, किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, किसी न किसी रेशियो में टूटा होगा, तो थीटा लॉग एन आ जाएगा, आप समझ पा रहे होगे। बेस की कोई औकात नहीं, इसलिए हमने उसको हटा दिया, क्योंकि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का यही वजह है।
अच्छा, व्हाट अबाउट माय वर्स्ट केस? वर्स्ट केस में ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, तो n-c कर लो या n-1 कर लो, है ना? तो वही बात है, अप्रॉक्सिमेटली n-1 लेवल्स, मतलब थीटा n, बस ज़्यादा मत फँसो, सीधा बोलो थीटा n लेवल बन जाएँगे। थीटा n लेवल बन जाएँगे, तो फिर ट्री में तो वही बात है, अभी थीटा n स्पेस आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी वही बात आएगी। तो n बाई सी लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली लेवल्स, जैसे n-2 हो रहा था, तो हम मतलब यू कैन से n/2 लेवल्स आ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। n-4 हो रहा था तो अप्रोक्सीमेटली n/4 लेवल्स आ जाते हैं ट्री के। ये सब क्या बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तो क्विक शॉट देखो भाई, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है? तो फाइनली आंसर इसका कितना आ जाएगा जी, फर्स्ट केस में थीटा ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस की कहानी होगी रिकर्सिव एल्गोरिथम की। आराम से देखो और मुझे बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बाइनरी सर्च पढ़ाया था, याद है ना? बाइनरी सर्च रिकर्सिव एल्गोरिदम था, तो इटरेटिव वर्जन भी उसका अवेलेबल था। ऐसे इसका भी हम इटरेटिव वर्जन बना सकते हैं, बट उसमें हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। उसमें एक्स्ट्रा स्पेस कांस्टेंट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रख लेना, एवरी केस। ठीक है, तो ये तो हमने आपको ये रिकर्सिव एल्गोरिदम के लिए बता दिया ना। तो अगर इफ वी हैव इटरेटिव वर्जन देन एक्स्ट्रा स्पेस, इटरेटिव और रिकर्सिव में बस ये डिफरेंस है, एक्स्ट्रा स्पेस वही बात है जो हम स्टैक वाला लगाते हैं वो नहीं लगता है ना। तो एक्स्ट्रा स्पेस विल बी थीटा वन एवरी केस, बस एक ये बात ध्यान रख लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इटरेटिव कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मारो गोली, इसमें हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे बाइनरी सर्च का इटरेटिव बनाया था, ऐसा आप इसका भी बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करोगे बन जाएगा, बट इतना गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा फंस नहीं रहा हूँ। ठीक है जी, तो इटरेटिव वर्जन का ध्यान रखना है। ये थीटा वन आएगा एवरी केस एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, बट अगर आपके पास रिकर्सिव वर्जन आ जाएगा तो फिर ये है जी एक्स्ट्रा स्पेस की कहानी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाएगा तो थीटा एन आई रही है एवरी केस में, क्योंकि इन सबको हमारे को ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टोटल स्पेस नीडेड बाय प्रोग्राम, या टोटल स्पेस नीडेड बाय योर एल्गोरिथम। तो ऑफ कोर्स थीटा एन आएगा ही आएगा एवरी केस। ठीक है, बट एक्स्ट्रा स्पेस अलग से पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्पेस सारा बता दिया है। और अगर इटरेटिव वर्जन होगा तो थीटा वन एवरी केस, ये बात ध्यान रखना। अच्छा जी, बस चलते चलते एक बात बस और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जैसे देखा ना, वर्स्ट केस में बस थीटा एन स्क्वायर आ रहा है, वो थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी तो ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है ना। बट एक और एल्गोरिदम होता है, मैं आपको बस नाम ना बता देता हूँ, ज्यादा इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। मीडियन ऑफ फाइव एल्गोरिदम। मीडियन ऑफ फाइव एल्गोरिदम, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बाकी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसमें फंस रहा हूँ। मीडियन ऑफ फाइव एल्गोरिदम, ये थीटा एन टाइम लेता है एवरी केस टू फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे को निकालना है ना एरे में से, फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एलिमेंट लिस्ट। अगर एन एलिमेंट की लिस्ट है तो हमारे को kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो ये थीटा एन टाइम एवरी केस में, बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस हर में यही लेता है। नाम है जी मीडियन ऑफ फाइव एल्गोरिदम। इसमें हमारे को फंसने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एक एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लो, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना चाहते हो इन एन एलिमेंट लिस्ट, तो बेस्ट नोन एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, थीटा एन एवरी केस। क्योंकि सिंपल सा ऐसे अगर गेट में सवाल आ भी जाता है कि वी वांट टू फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एलिमेंट लिस्ट, देन व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम, बस इतना बोलेगा। क्योंकि एल्गोरिथम का नाम नहीं दिया जाता, वो सिर्फ यही पूछता है। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का मतलब क्या होता है, बेस्ट नोन एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बता दो फर्स्ट केस की। तो बेस्ट नोन एल्गोरिथम ये है जी मीडियन ऑफ फाइव एल्गोरिथम, इट इज द बेस्ट नोन एल्गोरिथम। ऑफ कोर्स क्योंकि ये हर केस में थीटा एन टाइम लेता है इसलिए। ठीक है ना, बेस्ट एल्गोरिथम है ये, बस। ठीक है, दैट्स इट। चलिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, यहाँ पे हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम पढ़ेंगे स्टारसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो डिवाइड एंड कॉन्कर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई
प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज़्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।